सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले सारे। फर्स्ट क्या था, 12th से स्टार्ट किया था ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है ना। 12 में क्या क्वेश्चन है ये, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। ये सबसे बना फर्स्ट तो इजी था, ये तो अपन इस टाइप का बनाए थे ना मेरे ख्याल से। उसमें थर्ड वाला तो रिपीट ही है, MnO4 वाला, वो तो अपन ने क्लास में ही बनाया था ना। कितना 724, अच्छा 7 से 2 गया था, 5 फैराडे आया ना उसका आंसर। और बाकी ऊपर वाले दोनों का कितना कितना आया, 3 फैराडे एंड 2 फैराडे। ये आ रहा है, ये वाला समझ में आया सबको। गुरलीन, यश, आर्यन बनाया क्या क्वेश्चन? सारे सारे बन गए, अच्छा ठीक है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा ना 12th वाला, ठीक है ओके। उसके बाद क्या है 13 बना क्या किसी से? 13 तो 13 डिस्कस कर लेते हैं। किससे नहीं बना 13? नहीं बना 13, चलो रीड करो क्वेश्चन 13 सभी। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। आपको कैल्शियम क्लोराइड से, मतलब कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करके कैल्शियम डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। अब कितना ग्राम करवाना डिपॉजिट? 20 ग्राम। मुझे 20 ग्राम चाहिए। रिएक्शन क्या होगा इसका? कैल्शियम क्लोराइड जब ब्रेक होगा तो वही Ca2 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव में ब्रेक होगा। ये Ca2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके Ca बनेगा, राइट। मतलब 1 मोल के लिए मुझे 2 फैराडे चार्ज चाहिए। अगर आप पूरे इक्वेशन को 1 मोल से इंटू कर दो तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू गेट 1 मोल ऑफ कैल्शियम। 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 ग्राम। जो उसका एटॉमिक मास होता है वही उसका मोलर मास है, बस यूनिट चेंज हो जाएगी। एटॉमिक मास में AMU बोलते हैं, यहाँ पे हम ग्राम बोल देते हैं। बस यूनिट का फर्क है, बाकी दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, मीनिंग भी बहुत अलग होता है ना। 40 AMU मतलब मात्र एक एटम कैल्शियम का। 40 AMU मतलब कैल्शियम का मात्र एक एटम, बट 40 ग्राम मतलब कैल्शियम के एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम, डिफरेंस है, ठीक है ओके। तो मुझे 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, चार्ज लग रहा है फॉर डिपॉजिटिंग 40 ग्राम। तो हमको डिपॉजिट कितना करना है? 20 ग्राम, तो जस्ट आधा हो जाएगा, तो 1 फैराडे इसका आंसर आएगा। अपन ऐसा लिखेंगे ना सेंटेंस में कि फॉर डिपॉजिटिंग 40 ग्राम वी रिक्वायर 2 फैराडे चार्ज, so for 20 gram we require 2 upon 40 into 20, that will be 1 faraday। समझ में आ रही बात? ठीक है, वहीं बनाएंगे क्वेश्चन। कितने? मैं नहीं मानता। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3, Al2O3 है ना। Al2O3 को अगर अगर आप Al3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तब जाके Al बनेगा, राइट। मतलब 1 मोल एल्यूमिनियम आयन को मैं 3 मोल इलेक्ट्रॉन दूंगा, यानी कि 3 फैराडे चार्ज, तब जाके 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, यानी कि 27 ग्राम। ये होगा। हमको निकालने किसका बोला है? 40 ग्राम। तो 3 फैराडे रिक्वायर्ड है फॉर 27 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर होगा? 3 फैराडे अपॉन 27, और 40 के लिए लगेगा मुझे 3 फैराडे अपॉन 27 इंटू 40। कितना आ रहा है ये? 4.44 फैराडे। ये ठीक है गुरलीन? कौन सा? ये वाला कैल्शियम वाला हो गया। तो कैल्शियम वाला तो जैसे जैसे कैल्शियम वाला वैसे ही एग्जैक्ट, बस फर्क कितना है कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, इसका 27 होता है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है ये बनने के लिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है Al बनने के लिए। मतलब इसका 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए आई नीड 2 फैराडे ऑफ चार्ज, और इसका 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए आई नीड 3 फैराडे ऑफ चार्ज। तो जैसा अपन ने यहाँ किया है कि 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे लग रहा है, तो 1 ग्राम के लिए 2/40 लगेगा, 20 ग्राम के लिए 2/40 इंटू 20, 1 फैराडे। वैसे यहाँ भी कर रहे हैं कि 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे लग रहा है, तो 1 ग्राम के लिए 3 फैराडे अपॉन 27 फैराडे लगेगा, या 3 अपॉन 27 फैराडे लगेगा। 40 के लिए 3 अपॉन 27 इंटू 40, यूनिटरी मेथड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये बना क्या? हाँ 14
बन गया 14? हाँ अभिनंद, कुछ नहीं बनाया है? आयुष, कुछ नहीं बनाया है? बाकी 12 13 बन गया था, और 15, 15 आधा बना, 16 17। चलो पढ़ो 14 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी कूलम आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन? आपको 1 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज कराना है ऑक्सीजन में, ठीक है? तो आपको कितना कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, ये पूछ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? तो एक्चुअली वाटर का अगर 1 मोल लेता हूं मैं, तो इसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है? H2 प्लस O2 ना। बट क्योंकि ये 1 मोल लेने ही बोला है, इसलिए मैं बैलेंस नहीं करूंगा ना, मैं इसको हाफ करूंगा। पर ऐसे O नहीं लिखते कभी भी, है ना? ऐसे तो हाफ O2 भी नहीं लिखते, बट ठीक है, क्योंकि हमको 1 मोल लेने बोला है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, वरना प्रैक्टिकली तो मॉलिक्यूल भी आधा नहीं हो सकता। जैसे एटम आधा नहीं हो सकता है, वैसे मॉलिक्यूल भी आधा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट राइट O ऐसे, समझ रहे हैं ना? तो चलो उसको लिखने के लिए बस हमने हाफ O2 लिख लिया है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो यहां से ये जो हाफ O2 आया, ये आया कैसे होगा? इसका O2 नेगेटिव निकला होगा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज, गेन थोड़ा करेगा, वो लूज करेगा ना। इलेक्ट्रॉन गेन करके तो नेगेटिव बना है, फिर थोड़ा गेन करेगा, अब तो न्यूट्रल बना है ना उसको, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनेगा? हाफ O2। तो एक्चुअली ये आया कहां से बता रहा हूं मैं आपको, समझ में आ रहा है? ये कहां से आया है ना हाफ O2, वो बता रहा हूं मैं आप लोग को। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक, इसको बनाने के लिए कितना फैराडे चार्ज लगा? 2 फैराडे, बस यही आंसर है इसका। क्लियर है? 2 फैराडे चार्ज, यानी कि 2 इंटू 96,500। ये क्लियर है ना? नेक्स्ट अगला देखो, 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3, FeO से Fe2O3 बनाना है। 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3, इसमें क्या किए? ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है? यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा ना, तब जाके वो Fe3 बनेगा, Fe3 पॉजिटिव बनेगा, राइट? तो इसको तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं, देखो ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि इसको FeO प्लस O2 गिव्स Fe2O3, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ना, इसलिए मैं O2 ऐड कर रहा हूं, ठीक है? पर बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 Fe, यहाँ पे एक ही है ना, यहाँ 2 नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है आपके पास एक ही मोल है, तो आप इसको हाफ कर सकते हो क्या? सही है ना? वैसे भी देखो, अब ये O3 है ना टोटल, मतलब कितना हो जाएगा ये, इसको भी हाफ करना पड़ेगा। अभी ठीक है, देखो 1.5 O यहाँ पे है और 1.5 O यहाँ पे है, 1.5 O दिख रहा है आपको, और एक Fe यहाँ है, एक Fe यहाँ है। अभी ये बैलेंस है इक्वेशन, एम आई क्लियर? तो यहाँ पे हमको क्या है? Fe2O3, वही +2 से +3 बनाने के लिए आई नीड 1 इलेक्ट्रॉन, Fe2 पॉजिटिव माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Fe3 पॉजिटिव, तो यहाँ भी 1 फैराडे ही लगेगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1 फैराडे, ठीक है? यही आ रहा है जिनका हुआ है क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर, क्या हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निकल का क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, एक सॉल्यूशन लिया आपने निकल नाइट्रेट का, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाह रहे हैं हम बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, वही इनर्ट वाला इलेक्ट्रोड्स ना, यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। ये दोनों की हेल्प से पहले चार्ज निकाल दो कि टोटल चार्ज कितना आएगा, 5 मिनट्स, सॉरी 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। दिस इज Q, सॉरी दिस इज I एंड दिस इज T। 20 मतलब कितना हो गया? 1200 सेकेंड। हाँ हाँ, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? I इंटू टी, दैट इज 5 इंटू 1200, दैट विल बी 6000 कूलम, ठीक है? आपको पूछा है व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कैथोड में डिपोजिशन होगा ना, कैटायन है ये, ठीक है? तो Ni2 पॉजिटिव होता है,
ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनता है Ni, राइट। तो 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए आई नीड 2 फैराडे फॉर 1 मोल, और 1 मोल का मास कितना था 58.7, इसका मोलर मास होता है 58.7 ग्राम। बेसिक इक्वेशन देखो, अपन हर बार यूज कर रहे हैं बेसिक इक्वेशन। हमने कैल्शियम वाला क्वेश्चन भी बेसिक इक्वेशन से सॉल्व किया, एल्यूमिनियम वाला भी बेसिक इक्वेशन से सॉल्व किया, राइट। तो बेसिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी अपन ऑक्सीजन का निकाल पाए ना, क्योंकि ऑक्सीजन 2 नेगेटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब जाके एक O बनेगा। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निकल डिपॉजिट करने के लिए, एक एटम को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन। एक एटम बोला मैंने, 1 एटम है ना, तो 1 एटम के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 फैराडे ऑफ चार्ज, राइट। तो 2 फैराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ हाउ मच, 58.7 ग्राम, राइट। तो 1 फैराडे के लिए कितना लगेगा, 58.7 अपॉन 2, 1 फैराडे इतना ग्राम डिपॉजिट करेगा। एक्चुअली वो फैराडे में ना करके इसको कूलम में कर दो, है ना। 96,500 कूलम will deposit 58.7 by 2 ग्राम ऑफ निकल, राइट। हमको निकालना किसके लिए है, 6,000 के लिए। तो 6,000 कूलम कितना करेगा, दिस डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू 6,000। एम आई क्लियर। यहाँ पे मैंने फैराडे को चार्ज कूलम में क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें 6,000 कूलम में कितना निकल डिपॉजिटेड होगा ये बताना है। तो 2 फैराडे में इतना हो रहा है, 1 फैराडे में इतना हो रहा है, 96,500 कूलम का मतलब इतना ग्राम निकल डिपॉजिट हो रहा है। तो 600 कूलम के लिए पहले 96,500 से डिवाइड करो और 6,000 से मल्टीप्लाई करो। समझ गए क्या। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड is equals to 58.7 divided by 2 into 96,500 into 6,000। देखिए कितना आ रहा है ये बोले आप लोग, 1.825 ग्राम। क्लियर है। आयुषी बना था ये, रिया श्री बनाए हो क्वेश्चन। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16, यही लास्ट था ना। चलो, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स A, B, C containing electrolytes ZnSO4, AgNO3, CuSO4 respectively were connected in series। ये हमारा सेकेंड लॉ से रिलेटेड है ना क्वेश्चन। हमने सेकेंड लॉ में यही पढ़ा था ना कि अगर आप 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को, 2 अलग अलग सेल लेते हो, दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, उसको सीरीज में कनेक्ट करते हो, यानी कि आप सेम करंट देना चाह रहे हो दोनों में, तो उस केस में दोनों का जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल रहे थे अपन, एटॉमिक मास अपॉन उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन्ड टू बिकम न्यूट्रल। ठीक है, ओके। तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तीनों में अलग अलग आपके इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं हम। A steady current of 1.5 ampere were passed through them until 1.45 gram of Ag were deposited at the cathode of cell B। B में तो AgNO3 था ना, हमने A में क्या रखा है, A में आपका है ZnSO4, B में है आपका AgNO3 और C में क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, हमने उन तीनों में 1.5 एम्पियर करंट फ्लो करवाया। टाइम नहीं दिया है ना, अच्छा टाइम निकालना, ओके ठीक है। करंट दिया आपको आई, ठीक है, और ये दे दिया है कि तब तक इसको डिपॉजिट, तब तक इसको करंट को देते रहे हम जब तक कि Ag का 1.45 ग्राम डिपॉजिट नहीं हो गया, तब तक हम करंट देते रहे। और जैसे ही 1.45 डिपॉजिट हो गया ना, हमने करंट बंद कर दिया। आप समझ लो क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितना देर में बंद किया और उतनी ही देर में Zn और कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ होगा। बराबर नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों का इक्विवेलेंट मास अलग अलग है ना, दोनों की इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है, तो इसलिए आप बराबर नहीं बोल सकते। एम आई क्लियर। क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो
एंड व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिट। तीनों का एटॉमिक मास शायद क्वेश्चन में दिया है क्या ब्रैकेट में? नहीं दिया है। कॉपर का 63.5, जिंक का 65.3, उल्टा कर देना, 5 की जगह 3, 3 की जगह 5। कॉपर का कितना दिया हुआ है? 63.5, जिंक का होता है 65.3 और एजी का होता है 108। इक्विवेलेंट मासेस निकालोगे अगर तीनों के, तो इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, और ये तो 1 से डिवाइड होगा, 108। यही इसका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, इनका कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 31.25 और इसका हो जाएगा 32.65 होगा ना? हाँ ठीक है, ये इनके इक्विवेलेंट वेट्स है। ठीक है, चलो सिल्वर का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको सिल्वर के लिए बोला है ना, डेटा सिल्वर का ही दिया है ना, तो इक्वेशन सिल्वर का लिखते क्या होगा? एजी पॉजिटिव जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब एजी बनता है, आया ना? यानी कि 108 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे चार्ज लगता है, हाँ या ना? ये नहीं बनाना किसी से, है ना? तो एक एक मोल यानी कि 108 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज लग रहा है? 1 फैराडे। तो 1.45 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज लगेगा? 1/108 इंटू 1. निकालो उसको, कितना आ रहा है? बता रहे 1000 नहीं है, 12,000 है। अच्छा, पॉइंट भी है क्या? अभी 1295.6 क्या कैलसी से निकाला? हाँ अच्छा अच्छा, उसके बाद नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हुआ क्या? यहां से आपको चार्ज पता चलेगा कि आपने कितना चार्ज पास कराया, जिससे कि 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ। तो हमें बेसिक क्या पता था? व्हाट वी न्यू कि 108 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे चार्ज लगता है, 1 फैराडे कूलम चार्ज लगता है, यानी कि 96,500 कूलम लगता है। ये जो आंसर आएगा तो कूलम में आएगा एक्चुअली, आप उसको 96,500 पुट कर भी दो, है ना, वरना ये तो आंसर आपका फैराडे में आएगा 96,500। समझ लो क्या कर रहा हूं एवरीवन? हमारा बेसिक क्या था कि सिल्वर के 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए आई रिक्वायर 1 फैराडे, यानी कि 96,500 कूलम। तो यहीं से अपन शुरुआत करेंगे। तो 1.45 ग्राम के लिए कितना कूलम चार्ज चाहिए? 96,500 इंटू 1.45 अपॉन 108, जो कि कितना आ रहा है? 1296.5 कूलम, 95.6। ठीक है, अब यही चार्ज तो बाकी दोनों में भी जा रहा है ना। जब करंट दोनों में सेम जा रहा है तो चार्ज भी दोनों में सेम जा रहा होगा। कौन दोनों में? कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट में, राइट? तो चलो पहले तो इससे टाइम निकाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको टाइम निकालने बोला है ना, तो दिस इज क्यू। आई आपको पता है कितना? आई 1.5 एम्पियर ना, 1.5, तो टाइम निकल जाएगा, है ना? तो Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, राइट? Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो Q आपका कितना दिया हुआ है? 1296 पॉइंट, सॉरी 95.6 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू टी। यहां से टी निकाल लो, 12956 अपॉन 15 कितना होगा? ये तो सिंपल है, 15 का टेबल तो आना चाहिए। कितना होता है? 129 जाएगा ना कितने टाइम्स में? एक सेकेंड, कितने बार में? 8 बार में 120। 15 8 जा 120 ना। अच्छा 9 95 95 6 टाइम्स में 90 या 4? कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये गलत लिखोगे? 84 क्यों आ रहा है? ये 15 से डिवाइड करेंगे ना 129 को, तो 9 बचेगा रिमाइंडर। 95 15 6 90 होता है, फिर 56 बचेगा। ठीक है,
4 आएगा कि 3 आएगा? 3 आएगा ना। 45, 56 है ना, 45 आता है, बचा 11, रिमाइंडर 11, फिर 0 एक आओगे पॉइंट डाल के 11, 105, 105 कितना टाइम लगा था? 7 टाइम्स। कितना सेकेंड? 863.7 सेकेंड्स। हाँ, इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या करोगे? डिवाइड बाय 60, बता दो तो मिनट में कितना आएगा? मिनट में बोला है कि निकालने? नहीं तो फिर तभी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो छोड़ दो, इतने में छोड़ दो। आगे देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट आपका सेकंड लॉ से बन जाएगा, क्योंकि आपको रेशियो पता है ना, हमने क्या किया था सेकंड लॉ में, आपको याद है? अपन ने ऐसा कुछ लिखा था, वेट ऑफ ए डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ बी डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। अभी मुझे सिल्वर का डेटा पता है ना, सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ है? 1.45, और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 108। पहले जिंक का निकाले फिर कॉपर का निकालते हैं। जिंक का मुझे निकालना है, वेट ऑफ जिंक निकालना है, अपॉन जिंक का इक्विवेलेंट वेट कितना निकाले थे अपन? 32.65। पुट कर दो यहां पे, आ जाएगा इससे आंसर। जिंक का कितना आ रहा है? Weight of zinc deposited will be equal to 1.45 into 32.65 अपॉन 108। यह आएगा आपका 0.438 ग्राम। समझ गए क्या? ऐसी कॉपर का भी निकाल लो, कॉपर के लिए भी ऐसी निकालो, वेट ऑफ एजी डिपॉजिटेड, weight of Ag deposited upon weight of copper deposited is equals to equivalent weight of Ag upon equivalent weight of copper. Ag कितना डिपॉजिट हो रहा है? 1.45। कॉपर हमें निकालना है, WCU ले लो उसको, EAG 108 होता है, और ये कितना हो गया आपका? 31.25। तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट कितना हो जाएगा? 1.45 इंटू 31.25 अपॉन 108। ये आपका आंसर हो जाएगा कॉपर के लिए। समझ गए क्या? तो ये जितने भी क्वेश्चन थे 4-5, ये पूरे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन थे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। फोर टू सिक्स 0.426 फोर 4-1 आ रहा है। ये क्या है, कैसे क्या है? 426 0.426 ग्राम, ये 0.438 ग्राम। ठीक है, चलो, तो ये वो क्वेश्चन हो गए सारे। लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? 4-5 फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस किए थे ना। वी स्टार्टेड विथ रेजिस्टेंस आर विच इज वी बाय आई, किए थे ना ये ओम्स लॉ से, है ना, और इसका यूनिट क्या निकाले थे अपन? ओम, राइट। फिर आर का ही रेसिप्रोकल था कंडक्टेंस, जिसका यूनिट निकाले थे अपन मो, ओम इनवर्स या सीमेन। ठीक है, उसके बाद आर से ही अपन ने रेजिस्टिविटी कैलकुलेट की थी, क्या आया था? रो इज इक्वल्स टू आर
L बाई ए, यही था, उल्टा लिख दिया हूं क्या? हाँ, आर ए बाय एल, ठीक है। आर इज रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। यहीं से यूनिट आई थी ओम मीटर, इसकी ओम, इसकी मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, ओम मीटर इसकी यूनिट थी, राइट, या फिर ओम सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है। उसके अलावा वैसे जैसे इसका अपन ने रेसिप्रोकल किया था, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? कप्पा, कंडक्टिविटी, ठीक है। हॉली क्रॉस कापा वाला कापा नहीं है ना, ये कप्पा है, इसलिए डबल पी है, वो कापा में सिंगल पी है, ठीक है। तो कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो, है ना, और इसका आपका आंसर क्या गया था? L अपॉन आर ए, जिसको हमने 1/r को G लिख दिया था, और L बाय ए को G स्टार लिखे थे, जिसको क्या नाम दिए थे? सेल कांस्टेंट। अच्छा, सेल कांस्टेंट का भी तो एक यूनिट होगा, हाँ या ना? सेल कांस्टेंट का यूनिट होगा ना? हाँ, अरे तो कांस्टेंट है तो क्या हुआ? गैस कांस्टेंट भी तो एक कांस्टेंट, उसका यूनिट है कि नहीं? जूल पर केल्विन पर मोल, है ना? तो इसका भी तो यूनिट है ना। आप देखो ना, उसका वैल्यू क्या है? जी डैश का, जी स्टार का वैल्यू क्या है? L बाई ए है, मीटर बाय मीटर स्क्वायर है ना, तो दोनों मीटर थोड़ा कट जाएगा, एक मीटर नीचे बचेगा ना, तो वही 1/मीटर, यानी कि मीटर इनवर्स इसका यूनिट होगा, ठीक है। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स, जनरली सेंटीमीटर में ही नापते हैं अपन उसको, तो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। उसके अलावा और क्या देखे थे? लैम्डा भी देख रहे थे क्या? हाँ, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी नहीं देखे थे? कप्पा हुआ था ना, उसके बाद अपन मोलार कंडक्टिविटी देखे थे, कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन। लिखे नहीं है उसको, बट समझा तो दिया था मैं, लिखे यहीं तक है ना? व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट? कप्पा का, अच्छा कप्पा का यूनिट क्या हो गया? ओम, हाँ, रो का उल्टा हो जाएगा ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर सीमन पर मीटर, सीमन पर मीटर, ठीक है। यहीं तक हुआ था, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखना, अपन मोलार कंडक्टिविटी भी लिख लेते हैं, हैंड डाल दो नेक्स्ट। मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, इनके एक एक नाम और पढ़े थे ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। मोलार कंडक्टिविटी, इसमें हाइफन डाल के लिखो। इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टिविटी, इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, according to the following equation, 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 ठीक है। तो लिख लेना लैम्डा एम, इसको अपन डिनोट करेंगे लैम्डा एम से, दिस इज नथिंग बट कप्पा अपॉन मोलैरिटी, कप्पा अपॉन मोलैरिटी, कप्पा अपॉन मोलैरिटी। अब अपने यहाँ पे देखा था ना कि इसका यूनिट आपका सीमेंस पर मीटर या सीमेंस पर सेंटीमीटर में है, और ये आपका जनरली मोल पर लीटर में ही आता है। तो आप अगर नीचे डिवाइड बाय 1000 करोगे तो इसका यूनिट हो जाएगा सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल, और अगर आप ऊपर करते हो मल्टीप्लाई बाय 1000 तो इट विल बी सीमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये दोनों यूनिट लिख लेना। मतलब क्वेश्चन में तो हमेशा आपको मोलैरिटी मोल पर लीटर में ही दिया रहेगा, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इन क्वेश्चन एवरी टाइम द मोलैरिटी विल बी गिवन इन मोल पर लीटर, तो आप उसको मोल पर लीटर में ही रहने दो, उसके लिए अपन ने कन्वर्जन करने के लिए 1000 का यूज कर रहे हैं। अगर आपको मीटर स्क्वायर वाला यूनिट चाहिए तो आप 1000 से डिवाइड करना, अदरवाइज मल्टीप्लाई करना इफ यू वांट द आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? डन।
एक सॉल्व एग्जांपल आपकी बुक में देखते हैं, उसको देखो, पेज नंबर बताना मुझे कौन से में है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ, ऐसा कुछ दिया होगा, देखो पेज नंबर मिला। सॉल्व एग्जांपल जो अपन चैप्टर वाइज कर रहे हैं ना, उसी में है। देखो शुरू में, पर आपकी बुक में ना, इसमें शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में शुरू में वो दिया होगा। हाँ मिल गया ना, पेज नंबर, पुरानी बुक में पेज नंबर 80, एग्जाम्पल 3.5 मिला। एग्जाम्पल 3.5 देख लो ना, नई वाली बुक में भी मिला। एग्जाम्पल 3.5, हाँ पुरानी बुक में 3 है। हाँ हाँ हाँ, न्यू न्यू वाली बुक में 2.5 होगा, मिला न्यू बुक में। 40 पेज नंबर क्या है, 46 है। अच्छा चैप्टर 2 लिखा है, बट वो पूरा क्वेश्चन का नंबर बदलना भूल गए लोग। हाँ ये पुराना ही बुक है ना रे, जबरदस्ती एनसीईआरटी को बदनाम कर रहा है। हाँ चलो आगे बढ़े, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो जल्दी से। यही सारे फॉर्मूले में बेस्ड है ये क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 m NaOH, सोल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। वो जो मैंने आपको कंडक्टिविटी सेल बताया था ना, मतलब वो सेल कुछ ऐसा सिलेंडर टाइप का होगा, ऐसा समझ लो कंडक्टिविटी सेल। तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए आपको डायमीटर दे दिया इसका, नहीं जैसे ये आपका अगर कंडक्टिविटी सेल है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कल ही ना होगा, आई आर स्क्वायर करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो डायमीटर दिया आपको 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर। वो जो सेल है वो 50 सेंटीमीटर लेंथ का है, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ये आर दिया हुआ है आपको, एल दिया हुआ है, और ए डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट डायमीटर दिया है, तो अपन पाई आर स्क्वायर करके ए निकाल लेंगे। एम आई क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ रहा है सबको क्वेश्चन, ओके। निकालना क्या है हमें, फाइंड इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। चलो क्या क्या गिवन है पहले लिखते हैं। कंसंट्रेशन दिया है NaOH का 0 पॉइंट कितना है, 0.5 ना, 0.05 m, ये कंसंट्रेशन है। ये कब काम आएगी, वो मतलब क्या, ये मोलार कंडक्टिविटी, आप नीचे मोलारिटी से डिवाइड कर रहे हो ना, तो जब मोलार कंडक्टिविटी लास्ट चीज निकालोगे ना, तब ये इसका काम आएगा। पर उसके लिए आपको क्या चाहिए, कप्पा। कप्पा के लिए क्या चाहिए, रो, तब तो उसका रेसिप्रोकल करो ना, और रो निकालोगे आर से। तीनों कनेक्टेड है क्वेश्चंस। आप सीधा डायरेक्टली बोलोगे मैं सर पहले मोलार कंडक्टिविटी निकालूंगा, तो नहीं निकलेगा। ये बाई सीक्वेंस आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। पहले आर, ए और एल की हेल्प से रो निकालो, उसका रेसिप्रोकल करो, कप्पा निकलेगा, फिर कप्पा में डिवाइड बाय ये कर दो, इंटू 1000 कर दो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आंसर आ जाएगा। सब फॉर्मुला बेस्ड है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो आपको ये दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर ना, और एरिया दिया हुआ है, मतलब एरिया नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, कितना डायमीटर, 1 सेंटीमीटर, राइट। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा ना, 0.5 हो जाएगा रेडियस, है ना, 1 तो डायमीटर है ना। तो पाई आर स्क्वायर करके पहले एरिया निकालो, देखो कितना आ रहा है एरिया। पाई की वैल्यू पुट कर देना, 3.14 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 3.14 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, 0.7 टाइम्स में 28 बचा, 3 रिमाइंडर 32 आएगा, 34 आ रहा है, 32 आता है 8 टाइम्स में, बचा 2 रिमाइंडर 5.785, क्या यूनिट, वाह सेंटीमीटर में ले रहा है और मीटर स्क्वायर में आ रहा है, वाह सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकल गया। अब अपन आर, अच्छा आर भी तो गिवन है, कितना दिया है, 5.55 इंटू 10⁻³, ठीक है। चलो रो निकाल लो, रो क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू आर, व्हाट, आर एल बाई ए। उल्टा लिखवाते हो हर बार उल्टा। रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। आर होता है ना रो एल बाई ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो आर एल इधर जाएगा, ए इधर जाएगा, तब आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है ना। तो रो क्या हो जाएगा, आर ए बाय
एल जरूर चेक करना है इसको लिखते समय, है ना। यूनिट तो याद है ना, ओम मीटर आना चाहिए यूनिट, इसलिए एरिया ऊपर आना चाहिए। आपने एरिया अगर नीचे कर दिया ना तो यूनिट ओम पर मीटर आएगी, जबकि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? यू कैन वेरीफाई द फॉर्मूला एवरीवन। आप इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हो यूनिट को समझ के, कि अगर मैंने आर एल बाई ए लिया गलती से तो मेरा यूनिट आएगा ओम पर मीटर, विच इज नॉट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। तो ये करेक्ट फॉर्मूला है, ये इनकरेक्ट है फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो दिस इज अ चेक, एक तरह का चेक है कि आपने फॉर्मूला सही पुटअप किया है या नहीं। एम आई क्लियर? चलो आगे बढ़े, पुट कर दो वैल्यूज। रो इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू होगी 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया हो गया आपका 0.785, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 785 ही बचेगा, ठीक है। और क्या है नीचे, एल, एल तो 50, ठीक है। ज्यादा ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, करो। कैसे किया, कैलकुलेटर से नहीं किया, सॉल्व किया है ना, हाँ चलेगा। कितना बोला, 87.135, ये आपका आंसर है, ठीक। आ रहा है, करना भी है ना, लिखना नहीं आंसर डायरेक्ट, करो सॉल्व करो, देखो आ रहा है कि नहीं। हाँ, बाकी लोग को बोल रहा हूँ, जिनका रो निकल गया है ना, वो 1/रो करना, कप्पा निकल जाएगा। कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो, यानी कि 1/87.135, या फिर आप इसको ऐसा कर लो, 1000 डिवाइडेड बाय 87,135। डिवाइड करके देखो इसको, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा कुछ, तभी तो जाएगा नहीं है। एक पॉइंट लगाने के बाद 0 रखूंगा तब भी नहीं जाएगा, तो 0.0 अभी भी नहीं आ रहा है, अब जाएगा वन टाइम में, 87,135। फिर एक और 0 ले आते हैं, ये भी वन टाइम नहीं जाएगा, है ना। एक और डेसिमल निकाल लेते हैं, फोर, 5 में तो पार हो जाएगा, हाँ 4 टाइम्स, ठीक है, बस इतना छोड़ दो, यानी कि 0.0114, है ना। या फिर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी ठीक है, सीमेंस पर सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर। आलस नहीं करना, ठीक है, कैलकुलेशन करने में। चलो, जिनका कप्पा निकल गया है वो लैम्डा एम निकालो, मोलार कंडक्टिविटी, कप्पा अपॉन सी इंटू 1000, ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे ना, सेंटीमीटर में चाहिए तो, मीटर में चाहिए तो नीचे, तो 0.0114 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.05। ये भी इजी कैलकुलेशन है, नीचे 5 ही है बस, ऊपर ही बस है जो है, वो भी 1000 है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11.4 हो जाएगा ऊपर, नीचे 0.05। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जल्दी बताओ आंसर इसका। हम्म, 228 आ रहा है,
229 आ रहा है इसका आंसर। अच्छा, उन्होंने एक पॉइंट और लिया ना एक्चुअली, ये इसी में ना वो 1148 तक गए हैं आंसर में। चलेगा, ठीक है, तभी वो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, वरना आंसर एग्जैक्ट इसमें 229.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया है। आप लोग कितना बोल रहे हैं आप लोग? 228। ठीक है, चलेगा। यूनिट क्या ले रहे हैं अपन? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है? पांचों क्वांटिटी क्लियर है ना? यहाँ पे आर दिया था और एल बाई ए दिया था रेशियो, लेंथ और एरिया दे दिया था ना। मतलब आपको अगर यहाँ पे बोलता कि फाइंड सेल कांस्टेंट, तो वो भी निकाल सकते हैं ना, सिंपल एल बाई ए करना है और कुछ नहीं। सेल कांस्टेंट के लिए क्या करना है? एल बाई ए। सेल कांस्टेंट जी स्टार इज नथिंग बट एल बाई ए। वो नहीं दिया था, हो सकता था एक क्वेश्चन वही पूछे कि व्हाट इज द सेल कांस्टेंट ऑफ दिस कंडक्टिविटी सेल, निकाल लेंगे वो भी। एल बाई ए बस करना है, ठीक है। पर सेंटीमीटर में इसका आंसर आता है, ठीक है। यूनिट इसकी क्या होती है? पर सेंटीमीटर। हाँ हाँ, कर सकते हैं, पर अगर दोनों ही सेंटीमीटर में दिया तो वाई टू कन्वर्ट इन मीटर? एक मीटर में हो, दूसरा सेंटीमीटर में हो, तो किसी एक में कन्वर्ट कन्वर्ट कर लो। पर दोनों दोनों पहले से सेंटीमीटर में दिया तो क्यों पहले मीटर में कन्वर्ट करके काम बढ़ा रहे हो? सेंटीमीटर में निकालो ना आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस यूनिट अलग अलग नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी फॉर्मूला पुट करते हो ना, तो उसमें चीजों की यूनिट अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन ने मीटर स्क्वायर में लिया और मोलारिटी को अपन मोल पर लीटर में पुट कर रहे हैं, तभी तो अपन 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं ना। तो अगर मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए तो आई विल मल्टीप्लाई 1000 इन द न्यूमरेटर, और अगर मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल, तो देन आई विल मल्टीप्लाई 1000 इन द डिनोमिनेटर। वो अपन इंतजाम कर चुके हैं उसका पहले ही, है ना। वो 1000 इसलिए आया है, वो मोल पर लीटर को हमने सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए वो 1000 आया है। अब वापस से मत कन्वर्ट करना उसको, वो कन्वर्ट करके ही हमने फॉर्मूला लास्ट लिखा है, राइट। चलो, उसी का एक और क्वेश्चन है उसके जस्ट ऊपर, 2.5 ना, 4, 3.4 पुरानी बुक में, 2.4 नई बुक में, सेम ऐसी क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन इज 100 ओम। बस क्या है यहाँ पे, आपका कंसंट्रेशन 0.05 दिया था, NaOH था, यहाँ क्या है? KCl है। क्वेश्चन कंपेयर कर रहा हूं मैं, पिछले क्वेश्चन में क्या था? ये NaOH का कंसंट्रेशन दिया था, यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है? KCl का। यहाँ पे 5.55 इंटू 10⁻³ ओम रेजिस्टेंस दिया था, यहाँ कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है? 100 ओम। आप लोग फॉलो कर रहे हो? हाँ, सॉल्यूशन मत देखो, समझो पहले क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फिर क्या बोला है? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन इज 520। देखो, रेजिस्टेंस बढ़ गया, आपने कंसंट्रेशन कम करी, तो कंसंट्रेशन कम करोगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी ना, तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। आया ना कंसेप्ट? समझ में आया? आपने कंसंट्रेशन कम किया मतलब आयंस कम हो गए, आयंस कम हो गए मतलब कंडक्टिविटी कम हो गई, करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कितना हो गया देखो नया? 520 बढ़ा, 5 टाइम्स बढ़ गया लगभग। अरे सुन रहे हो? हाँ। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m KCl सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m KCl सॉल्यूशन इज 1.29 सीमन पर मीटर। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, लिख लो फटाफट। आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है, पहले वाले का कितना है? 0.1 ना, 0.1 मोल KCl। इसी का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 100 ओम। R1 ले लेता हूं मैं इसको। दूसरा कंसंट्रेशन क्या बोला है? 0.02 मोल पर लीटर, यानी कि वही m। और इसका रेजिस्टेंस क्या बोला है? 520। ये दो केस है शुरू में। इसका आपको कप्पा भी दिया है, कंडक्टिविटी लास्ट में लिखा ना, लास्ट लाइन में वही तो लिखा है, देखो। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m KCl सॉल्यूशन इज 1.29 सीमन पर मीटर, राइट। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है। अब तो आपको निकालने क्या बोला है? वो कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ दिस वन, कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ दिस, यानी कि कंडक्टिविटी बोले तो कप्पा, इसका कप्पा दिया हुआ है, इसका निकालना है, और इसकी कंडक्टिविटी भी निकालनी है, मोलार कंडक्टिविटी। ये आपका क्वेश्चन क्लियर है सबको?
कैसे कर सकते हैं बताओ मुझे जल्दी से। सोचो 2 मिनट अभी सोचो फिर बताना। फॉर्मुलेज दिमाग में रहेंगे, उसको मत देखो, सॉल्यूशन मत देखो, बिना देखे बताओ ना क्या करेंगे। आपको कप्पा निकालना है, अगर इसका ध्यान देना इधर, अगर आपको इसका कप्पा निकालना है तो आपको क्या क्या चीज की जरूरत है? जी की, जी तो निकाल लेंगे 1/r करके, और L/a की, सेल कांस्टेंट। सेल थोड़ा अलग अलग ले रहे हैं, सेल तो एक ही लिए, पहले उसी सेल में इसको भरे, फिर उसी सेल में इसको भर रहे हैं। तो पहले इसके कप्पा और आर की हेल्प से L/a निकाल लो। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? L/a यहां से आ जाएगा, इसका यही काम है, इस वाले डेटा का यही काम है कि आप इससे L/a निकाल लो। अब वही L/a यहां पुट करके पहले इसका कप्पा निकालो, कप्पा निकल गया तो ये तो निकल ही जाएगा, कप्पा को इससे डिवाइड करना है, और इस बार 1000 से डिवाइड करना नीचे, क्योंकि आपका सब चीजें मीटर में दी हुई है। तो अपन आखिरी आंसर सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल में निकालेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप चाहो तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, बट चीजें ऑलरेडी ना मीटर में दी हुई है, आप इसका सीमन पर मीटर यूज कर रहे हो, राइट? तो इस, तो अकॉर्डिंगली सारी वैल्यूज जो वो मीटर में ही आएंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल आंसर भी आप मीटर में लेके आओ ना इसका, सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। आप लोग समझे क्या करना है? तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे, पहले L/a निकाल लेंगे। L/a अलग अलग नहीं होगा क्योंकि कंडक्टिविटी सेल एक ही है दोनों का, तो उसका रेशियो जो L, जो लेंथ है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो दोनों के लिए सेम है। मैं क्लियर? जल्दी निकालो उसके लिए L/a फटाफट। फॉर्मूला क्या है? कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार, ये था ना? कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार, जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट, ठीक है? तो निकाल लो कप्पा कितना दिया है, 1.29 इज इक्वल्स टू जी कितना है, 1/100। आया ना? 1/r, अरे, इज इक्वल्स टू जी स्टार। कितना है जी स्टार? पर पर मोल कौन बोला? पर मीटर, ठीक है चलो आगे बढ़ो। सेंटीमीटर में करना चाहता तो फिर यही यही ठीक कर देना उसको। अगर आप इसको चाहते हो कि सर मेरा आंसर ना मुझे लास्ट में इसको सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में चाहिए, तो आप यहीं पे इसको 1.29 पर सेंटीमीटर कर लेना, अदरवाइज मीटर में भी चलेगा, नो डाउट, ठीक है? ओके, अब इसी जी स्टार को यहां यूज करके इसका कप्पा निकाल लेंगे। क्या होता है कप्पा? जी इंटू जी स्टार। व्हाट इज जी हियर? 1/520। व्हाट इज कप जी स्टार? 1.29, अगर आप सेंटीमीटर में बात कर रहे हो तो। अब हाँ है ना? इससे कप्पा निकल जाएगा इसका। इसके बाद मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन कितना है, 0.02, और 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन?
हो गया सबका? इसके ऐसे दो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये बनाएंगे ना आप लोग एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। एम आई क्लियर? आज आपने बनाया था 12, 13, 14, 15, 16, मतलब नहीं बनाया था 12, 13, 14, 15, 16, और अभी दे रहा हूं मैं 8 एंड 9। एक इंडेक्स क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन भी कहीं लिखा है क्या? देखो, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स। इंडेक्स क्वेश्चन अनसॉल्व वाला। हाँ हाँ 3.10, हाँ 3.10, पेज नंबर 88, पुरानी बुक में पेज नंबर 88 में 3.10 अनसॉल्व है, दिखा वाला, उसको भी ट्राई करना। सिंपल है क्वेश्चन कि अगर आप 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हो वायर से 2 घंटे के लिए, करंट दे दिया, टाइम दे दिया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो पहले चार्ज निकाल लो, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है ना, तो जो भी चार्ज आएगा उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी आपका चार्ज आएगा उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा। ये भी सिंपल है, ये भी ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन, और दो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन, मोलार कंडक्टिविटी वाले, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ठीक है, ये दोनों आप लोग नेक्स्ट क्लास में करके लेके आओगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसी में। ठीक है, तो एक क्लास और लगेगी इस वाले पार्ट को खत्म करने में, इलेक्ट्रोलिसिस वाला। फिर हमारा दूसरा पार्ट है चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल। अभी तक अपन इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हैं, उसका कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक क्लास और करेंगे, उसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर के पार्ट में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, चलो, थैंक यू।